हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश सेट प्रैक्टिस के सीरीज में। और स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 4 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को मिल ही चुका और उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर दे। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने क्लिक कर दिया है तो आप बिना पूरा वीडियो खत्म किए बीच में से स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हम सिखाने आपको जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा वीडियो आप देखें और अंत में अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं सेड टू हर हस्बैंड व्हाट ए कोल्ड डे, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन है, इसलिए इसके रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड किससे किया? टू हर हस्बैंड। तो ये भी बताना जरूरी है कि किससे एक्सक्लेम किया? टू हर हस्बैंड। मिल गया आंसर। कितना सिंपल है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मिलेगा। 102 नंबर, हरी सेड आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। हरी सेड आई डिड माई वर्क, तो डिड है तो हैड डन हो जाएगा और आई के जगह ही हो जाएगा, ठीक है। हैड डन हिज वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। 1 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द टीचर सेड गांधी जी डाइड इन जनवरी 1948। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है। अलर्ट क्यों होना है? क्योंकि आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में देख के इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, लेकिन है यहाँ पर पास्ट टाइम दिया हुआ। तो इस पास्ट टाइम के रेफरेंस के कारण इसको पास्ट परफेक्ट में न बदल करके, ठीक है, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने दें, वो ज्यादा आइडियल होगा, ठीक है। इसलिए आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 104। देखिए यहाँ सेड होगा, रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में है तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट दोनों होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इसको पास्ट परफेक्ट में बदला हुआ मिल रहा ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए बेसिकली इसी को मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं, ठीक है। हरी सेड आई कैन डू इट, तो हरी के हिसाब से ये ही में बदल जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। क्लियर है? तो ही में बदल गया और कैन का कुड हो गया, यहाँ बी में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि कैन है, कुड डू माई सेल्फ है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ही कुड नॉट डू, जबकि यहाँ पर नॉट तो है ही नहीं, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे रीजंस है जिससे पता चल रहा है कि बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अगर किसी में आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डू नॉट बीट द डॉग, ये ऑर्डर है तो लेट से शुरू होगा, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। अगर आप इसको सलाह मानते तो शुड नॉट बी बीटन होना चाहिए था, ठीक है। 107, लेकिन शुड नॉट बी बीटन वाला कोई भी ऑप्शन में है नहीं। डू द चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, सी नंबर। चलते हैं 108 में। कैन एनीबडी क्योर इट, तो कैन इट बी क्योर्ड। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए डी नंबर ऑप्शन हो गया। 109, वन शुड हेल्प द पुअर, तो होना चाहिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड है सी में, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, बहुत आसान है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो क्या होगा? दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, डी नंबर। दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। बहुत सिंपल सिंपल था कि नहीं? 111 से 120 तक में क्या करना है भाई? आपको बनाना है OWS, ठीक है। OWS आपको करना है, बहुत सिंपल। चलिए OWS में आ गए। कहा जा रहा है ए वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, नदी या समुद्र के पानी के बहाव से किसी क्षेत्र में बाढ़ ना आ जाए, इसके लिए जो दीवार बनाया जाता है उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं, बांध कहते हैं। तो आंसर डी होगा। माउंड माने टीला होता है, कोई चीज का ढेर या टीला, और डैम तो जानते ही हैं नहर होता है। डाइक भी, डाइक देखिए
डाइक बांध को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला वर्ड है थोड़ा सा। और डाइक एक प्रकार का जमीन में गड्ढा बनाया जाता है कि पानी बह के आ रहा है तो उस गड्ढे में जमा हो जाए, गिर जाए, आगे जो है वो जा करके आगे के एरिया को प्रभावित ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। डाइक, तो डाइक बांध भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है जो फ्लडिंग को रोकता है। तो सही आंसर डी नंबर। 112, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, जो आंखों आंखों की रोशनी को चेक करता है कि आंखें सही सलामत काम कर रही है कि नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो चश्मा बनाता है आपका वो ऑप्टिशियन कहलाता है। ठीक है, और ये वर्ड है इक्थियोलॉजिस्ट। देखिए, एक थियोलॉजी जूलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और इस अध्ययन करने वाले को, मछलियों के बारे में स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको एक थियोलॉजिस्ट कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट किनको कहा जाता है? जो न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 113 में। 113 में कहा जा रहा है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, मतलब जब किसी भी राइटअप में दो वर्ड लगातार एक ही अक्षर से शुरू होने वाले होते हैं तो उन दोनों वर्ड्स को क्या कहा जाता है? जैसे इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं बहुत सिंपल सा एक उदाहरण। छज्जू के छत पर 6 दिनों से 6 छुछुंदर छुछुआ रहे थे। देखिए, छज्जू 6 से शुरू हुआ, कि छत 6 से शुरू हुआ, पर 6 दिनों से 6 आ गया, छुछुंदर 6 आ गया, शुरुआत में छुछुआ रहे थे 6 आ गया। तो ये जो इस तरह से होता है ना कि एक ही लेटर से शुरुआत हो रहा है, इसको एलिटरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलिटरेशन कहते हैं। आइए अब आपको पन समझाते हैं कि पन क्या होता है। जैसे एलिटरेशन होता है ना, एक फिगर ऑफ स्पीच है कि किसी भी बात को सुंदर बनाने के लिए या मजेदार बनाने के लिए एलिटरेशन का यूज करते हैं। उसी तरह पन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, किसी बात को सुंदर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको पन को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में इस उदाहरण को दिया जाता है, लोग देते हैं। एक सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसको सुनिए और समझिए अच्छे से। व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? ठीक है, अब आप तो सोचिएगा कि सर ने क्या कहा। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपसे हम पूछ दिए कि इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा फटाक से कि क्या पेच है। पहले समझाने दीजिए फिर हिंदी बताएंगे। व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो देखिए, आप ही जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट यदि कोई चीज है तो रिटन फॉर्म में है। यदि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट है तो रिटन फॉर्म में है, ये सब लोग जानता है। और रेड का स्पेलिंग आरईडी, रेड आपने सुना, क्योंकि अपने ब्लैक एंड व्हाइट बोला था तो आपके दिमाग ने क्या समझा? आरईडी। लेकिन हमने ये बोला ही नहीं, हमने बोला था ये। अब बताइए, व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा चीज है जो रिटन फॉर्म में होता है और पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है? तो वो चीज होता है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको कहां फंसा दिया? इस रेड में फंसा दिया ना। आरईडी रेड का प्रोनाउंसिएशन और आरईएडी का थर्ड फॉर्म जो होता है, रीड लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन एक है। तो ये दोनों पन है, और इसका उपयोग करके मैंने एक पजल बना दिया। ठीक है, तो पन यही कहा जाता है कि जब दो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग निकलता हो। ठीक है, या एक ही वर्ड भी हो सकता है जिसका अलग अलग अर्थ हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे हिंदी में पन आपको समझाते हैं, जाओ सैंधव लेके आओ। अब आप सोचते रहिए सैंधव में क्या चाहिए आपको? नमक चाहिए कि घोड़ा चाहिए? क्योंकि सैंधव तो नमक को भी कहते हैं भाई साहब, और सैंधव तो घोड़ा को भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अब आप कंफ्यूज होते रहिए कि सैंधव मांगा गया है, मतलब क्या मांगा गया? तो सैंधव भी पन का एक उदाहरण है। अब आप वहां पे जो पन का अर्थ होता है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग सही निकलेगा, इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अभी हमने अंग्रेजी में बोला था, एकदम गौर से समझिएगा, ये सब चीज आप पर प्रोबेबली पहले पढ़े नहीं होंगे तो एकदम थोड़ा लगेगा कि क्या हो रहा है।
तो बताइए, जो अभी हमने बोला व्हाट इज ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक एंड रेड दो कलर मिला, तो आप सोचे होंगे, सॉरी, व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट, जब हम बोले ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर मिला, तो अगला सर जो रेड बोल रहे हैं वो भी कलर ही होगा, लेकिन वो कलर तो था नहीं, वो तो था READ का थर्ड फॉर्म, इज रेड, इज प्लस V3। व्हाट इज ब्लैक एंड रेड व्हाइट, कौन सा चीज है ब्लैक एंड व्हाइट में? ओके, व्हाट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड, तो आप RED समझ गए था, READ, तो RED रेड और READ रेड V3 वाला, ये दोनों पन है। उसी तरह सैंधव भी पन का एक उदाहरण है, कनक भी, कनक सोना भी होता है, कनक गेहूं भी होता है ना। तो आप पन समझ गए होंगे कि क्या है, आई होप कि पन क्लियर है। अब अगला जो हम बता रहे, पहले ऑक्सीमोरॉन बता रहे हैं, क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विरोधालंकार, विरोध अलंकार। ये सब हिंदी या इंग्लिश कोई भी समझ में आने वाला चीज नहीं जब तक कि एग्जाम्पल नहीं देंगे। एक एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें दो शब्द या दो बातें बोली जाती हैं एक साथ और दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण है, वह अपने बचपन की यादों के बारात के साथ अकेले जा रहा था। वह अपने बचपन की यादों की बारात के साथ अकेले जा रहा था। यादों की बारात भी है और अकेले भी है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, क्योंकि जब बारात होगी तब तो बहुत सारे लोग होंगे। बहुत एक कॉमन सा ऑक्सीमोरॉन का उदाहरण बताते हैं जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं। नहीं नहीं, हमको ओरिजिनल कॉपी दो। भैया जब ओरिजिनल है तो फिर कॉपी कैसे तुम मांग रहे हो? कॉपी तो उसका नकल होता है, और तुम मांग रहे हो ओरिजिनल कॉपी दो, बोलते हो कि नहीं, हमको ओरिजिनल कॉपी दो, है ना। तो ओरिजिनल और कॉपी एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग रखता है और एक साथ यूज किया जाता है। ये ऑक्सीमोरॉन का एक उदाहरण है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीमोरॉन मतलब अपोजिट दो वर्ड एक साथ, ठीक है। कानों को चीर देने वाला सन्नाटा, अरे भाई सन्नाटा और भी कानों को चीर देने वाला, अपोजिट बात है कि नहीं है। लेकिन इससे बात खूबसूरत हो जाता है। ये बड़ा गजब का विडंबना है कि फिगर ऑफ स्पीच ऐसे, जैसे मेटाफोर और सिमिली आईएससी में आपने पढ़ा था ना, मेटाफोर और सिमिली, उसी तरह ये सब भी है, पन है, एलिटरेशन है, एपिथेट है, ऑक्सीमोरॉन है, ये सारे के सारे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे एलिटरेशन में हमने आपको बताया, चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटा रहे थे। तो देखिए कितना च च च च च से शुरू होने वाला, तो एक ही लेटर या एक ही साउंड से शुरू होने वाला हो जाए तो एलिटरेशन होता है, राइट है ना। और अभी हम जो बता रहे ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में हम क्या बता रहे, अपोजिट बात बता रहे एक दूसरे का। क्या बता रहे हम, अपोजिट बात बता रहे कि दो शब्द रहेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन मिल करके बड़ा अच्छा सेंस पैदा करेगा, खूबसूरती पैदा करेगा लैंग्वेज का, ठीक है। वो अपने तन्हाइयों की बारात के साथ अकेले झूमता हुआ चला जा रहा था। अब लो भाई, तन्हाइयों की बारात भी है और अकेले भी है, ठीक है। वो खामोशियों से बातें कर रहा, वो खामोशी से बातें कर रहा था, खामोश भी था और बातें भी कर रहा था, वो खामोशी से बातें कर रहा था। तो ये सब ऑक्सीमोरॉन के उदाहरण है। आई होप कि क्लियर है। अब अगला वर्ड आ गया एपिथेट, ठीक है। एपिथेट पहले भी किसी सेट में डिस्कस हुआ है शायद। एपिथेट होता है उपनाम। आपने सुना होगा गांव देहात में मंगला, बुदुआ, कारू, गोरखा, क्यों बोलते लोग ऐसे? एक्चुअली किसी का जन्म मंगल को हो गया तो गांव में लोग उसका नाम मंगला बोल देते हैं। बुध का जन्म हुआ तो बुधवा बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर उसका रंग काला है तो कारू बोलने लगते हैं, गोरा है तो गोरखा बोलने लगते हैं। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे किसी का नाम रख देना, ये एपिथेट कहलाता है, ठीक है। अब एपिथेट जो है बहुत बार इंसल्टिंग भी होता है, और एपिथेट को आप एक एडजेक्टिव के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक को।
अब बताइए कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ठीक है, आपने लता मंगेशकर के गाने सुने हैं? जी हाँ, लता मंगेशकर के गानों के बाद सुनने के बाद आप क्या कहते हैं? उफ, शहद जैसा मीठा आवाज है। तो आप उनके आवाज को मुंह में लेके चखे हैं क्या? नहीं ना चखे हैं। तो जो एपिथेट है मीठा, शहद जैसा मीठा, यह आपने शहद का मिठास उठा के ट्रांसफर कर दिया उनके आवाज में। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। तो भैया ये चारों जो था अपने आप में चैलेंज था। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब उसका क्वालिटी है नहीं, किसी और चीज में से उसमें उठा के डाला जा रहा है। ठीक है ना। फूलों की पंखुड़ियों जैसे ओंठ, कोमल ओंठ, तो ये कोमलता उसके ओंठ के फूलों की पंखुड़ियों से आपने उसको ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। चलिए आ जाइए 114th में, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। और नींद में बात करता है उसको सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। ठीक है, मेरी बहन की आदत थी नींद में बात करने की सोए सोए सब बात कर लेती थी नींद में। ईगोइस्ट जो होता है वो हमेशा पहले अपना देखता है, उसमें ईगो ज्यादा रहता है कि वो अपने आप का वो बड़ाई करेगा, अपना फायदा देखेगा। अल्ट्रुइस्ट हो, परोपकारी होता है ना, वो दूसरे का फायदा देख के काम करेगा। अब आइए बाकी बात करते हैं 115 में, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। देखो, जब सरकारी अधिकारियों का शासन चलने लगे तो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, धनी लोगों का शासन चलने लगे तो प्लूटोक्रेसी कहलाता है। सरकार यदि कुलीन लोग बना दे, हाई फैमिली के लोग बना दे, रॉयल खानदान के लोग बना दे, राजा लेकिन नहीं रहना चाहिए, तो अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ओलिगार्की में होता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जबरदस्ती ताकत से, कम संख्या में है वो, लेकिन अपने ताकत के दम पे शासन करते हैं और अत्याचार भी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो शासन पद्धति ओलिगार्की कहलाती है। तो आंसर हो गया आपका डी। अगला, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। जब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं तब उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको मूर्ति पूजा कहते हैं, आइडोलेट्री कहते हैं। और उसका उल्टा होता है आइकोनोक्लाज्म, मूर्ति भंजन। मूर्ति भंजन में क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ते हैं, अनादर करते हैं। थेइज्म मतलब होता है आस्तिकता, आस्तिक जो आदमी है उसका सिद्धांत जीने का थेइज्म है, और नास्तिक जो है उसका एथेइज्म है। ठीक है, कोई चीज पॉइजनस है, अनहेल्दी है तो क्या है? टॉक्सिक है। ट्रेजिक है तो दुखद है। ट्रिवियल है तो अनइंपॉर्टेंट है। टॉर्पिड है तो नॉट एक्टिव है, लेजी है, स्लो है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण कहते हैं, पेनेशिया, सब बीमारी का इलाज है। एमनेसिया क्या होता है? एमनेसिया में आदमी की याददाश्त चली जाती है, फिल्मों में आपने देखा होगा एमनेसिया। इंटेलिजेंसिया कहा जाता है बुद्धिजीवी वर्ग को। अब पैरासोल एक प्रकार का अम्ब्रेला होता है, पुराना जमाना का, महिलाएं यूज करती थी, सर पे हल्का होता था, सर में बांधे रहती थी ताकि धूप से ये सबसे बचे। देखिए, जब भी हेटर आ जाएगा तो मीसा या मीसो आएगा, तभी हेटर होगा। ठीक है, यानी फीला वाला लवर होता है, इसलिए खत्म हो गया। फिलेंथ्रॉप, थ्रॉप होता है मानव जाति। फिलेंथ्रोपिस्ट है तो वन हु लव्स मैनकाइंड, तो मिसेंथ्रॉप हो जाएगा वन हु हेट्स। अब मीसोगाइनी, गाइनी महिलाओं को कहते हैं, मीसोगाइनी वन हु हेट्स वुमेन। अब मीसोगैमी, गैमी होता है शादी, वन हु हेट्स मैरिजेस, मीसोगैमिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एकदम एकदम इतना मन कर रहा है शराब पीने का कि रुकिए नहीं पा रहे, शराब पिए ले रहे हैं जाके, ऐसे लोग। हाँ भाई, अभी बिहार में दिक्कत हो रहा होगा ना, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ। खैर, मेगालोमैनिया जान लीजिए। मेगालोमैनिया जिसको हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरह का। आदमी समझता है कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वह अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा खूबसूरत माने लगता है, तो उसको मेगालोमैनिया हो गया। ऐसे आदमी को मेगालोमैनियक कहते हैं। और डिप्सोमैनिया वही ना, 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, डिप्सोमैनिया होता है। ठीक है, क्लेप्टोमैनिया, बहुत सारे लोग घर में भरा पूरा सब कुछ है, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ तनी सा अच्छा लगा या अच्छा नहीं भी लगा, उठा के पॉकेट में रख लेंगे, लेके चले आएंगे, तो बेचारे आदत से लाचार होते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल डिजीज है एक तरह से। अब पायरोमैनिया, उनको कोई चीज जलाने में बड़ा मजा आता है। एक सच्चा स्टोरी हम देखे थे क्राइम पेट्रोल में, एक 2 बच्चियां अपनी माँ को जला दी थी, ऐसा उनको जलाने का चस्का लगा था। बाप रे बाप, बहुत भयानक था वो कहानी। रिसीव का स्पेलिंग सही है, आपको रॉन्गली स्पेल्ड खोजना है। देखिए इंस्ट्रक्शन कह रहा है। ठीक है, रिसीव माने प्राप्त करना सही है, परसीव वहां पर जाना, समझ जाना सही है। कंसीव एक तो होता है गर्भपात करना, एक समझ जाना, ये भी सही है। डिसीव में आई ई नहीं होना चाहिए, ई आई होना चाहिए, यही एरर।
वेटेज का स्पेलिंग गलत है, वेटेज का सही स्पेलिंग होगा वेट, जानते हैं ना, WEIGHT और AGE लगा दीजिए, वेटेज महत्व, वैल्यू। बैगेज बोरिया बिस्तर, विलेज गांव, लगेज सामान। पर यूज स्टडी या रीड, पर यूज माने स्टडी या रीड, इसका साइनोनिम्स है। परसुएड मतलब होता है कन्विंस, किसी को बहला फुसला के मना लेना कि कर दो नहीं कम्मा, ठीक है। अब परस्यू तो सही है, परस्यूट में PER नहीं PUR होना चाहिए, यही आंसर है। परस्यू मतलब होता है कंटिन्यू, कोई चीज परस्यू करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब परस्यूट उसी का नाउन फॉर्म है, तलाश। एक्यूमुलेट सही है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? जमा करना। चैलेंज माने चुनौती देना। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत करना। और टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। टॉलरेंट का स्पेलिंग गलत है, टॉलरेंट का स्पेलिंग होना चाहिए आर के बाद ई नहीं होना चाहिए, बल्कि आर के बाद ए होना चाहिए। आंसर है डी में। कॉन्डोम सही है। कंडेम निंदा करना, ये भी सही है। कंटेम्प्ट में टी के बाद ई होना चाहिए, घृणा करना। कंटेंट संतुष्ट, ठीक है। 126 सिनोनिमस, वाई, सिनोनिमस पर्यायवाची, यही गलती है। एन के बाद आई नहीं होगा, वाई होगा। एनोनिमस और यूनैनिमस कंफ्यूज मत होइएगा। एनोनिमस है तो गुमनाम है, बेनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। और यूनैनिमस है तो सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत का मतलब सबकी सहमति से हो रहा है, यूनैनिमस डिसीजन। और स्यूडोनिम है, एक फिल्म देखा होगा आपने साजन, उसमें संजय दत्त शायर रहते हैं, ठीक है, और वो अपना नाम, असली नाम छुपा के किसी और नाम से अपना कविताएं और शेर छपवाते हैं, है ना। तो उस तरह के नेम को स्यूडोनिम कहते हैं, और OUS लग करके उसी का एडजेक्टिव बना स्यूडोनिम। छद्म नाम, छद्म नाम, ठीक है। 127 असेसमेंट, भाई साहब असेसमेंट में डबल एस 2 बार होता है। असेसमेंट मूल्यांकन, यही है। असाइनमेंट काम, टास्क। अलाइनमेंट पंक्तिबद्ध कतारबद्ध करना। इनहेरेंट प्राकृतिक जन्मजात नैसर्गिक, एडजेक्टिव है सब। वेराइटी, वेराइटी मतलब होता है किस्म प्रकार, सही है। एंग्जाइटी चिंता, सही है। सोसाइटी समाज, सही है। गेटी मतलब होता है खुशी मस्ती, वो गलत है। यहां पर टी के बाद ई नहीं होना चाहिए खाली गेटी में, तब सही हो जाता, सी एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोसर्जन, सही है बिल्कुल स्पेलिंग। न्यूरोसर्जन नर्वस सिस्टम का सर्जन होगा। होम्योपैथ, होम्योपैथ का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। होम्योपैथ तो जानते हैं चिकित्सा का मेथड है होम्योपैथ, एलोपैथ आयुर्वेदिक जैसे होता है। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट कहा जाता है अफसर को, सही है। और वेटरिनरी का स्पेलिंग गलत है, वेटरिनरी होता है, वेटरिनरी VETERINARY, वेटरिनरी मतलब पशु चिकित्सक से संबंधित होता है, पशु चिकित्सा से संबंधित वेटरिनरी, वेटरिनरी डॉक्टर ना, ठीक है। मेटाफोर का स्पेलिंग सही है भाई साहब। एक्सप्लेटिव का भी स्पेलिंग सही है, एक्सप्लेटिव का मतलब गाली गलौज, ठीक है। पैरोडी भी सही है। एक गाना सुना है आपने, बहुत पुरानी फिल्म का है, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ऐसा था। इसी पर एक गाना हम लोगों ने बैठाया था, जैसे आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं क्रिकेट भारत पाकिस्तान की, कपिल देव ने मारा छक्का पैंट फटी इमरान की, कैप्टन कैप्टन बीप बीप कैप्टन बीप बीप, क्योंकि भाई क्लास है और ऑनलाइन है, वो वाला वर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो असली गाने पे बैठा के नकली गाना बनाते हैं ना, इसी को पैरोडी कहते हैं। और एलेग्री में GORY होना चाहिए, सी का स्पेलिंग गलत है। एलेग्री कहते किसको है? तो भैया एलेग्री जो है एक प्रकार का कहानी होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग भावनाओं को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, प्रेम को, हिंसा को, वफा को, धोखा को कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया जाता है। हर एक कैरेक्टर एक फीलिंग्स का प्रतीक होता है, जिसमें एक बस कहानी रहेगा, उसमें हर कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है जो किसी फीलिंग्स को, किसी ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और उस टाइप के कहानी को एलेग्री कहते हैं। क्लियर है? ज्यादातर फिल्मों की कहानियां एलेग्री होती है, उसमें हीरो जो है, नायक जो होता है वो एकदम अच्छाई का प्रतीक होता है, खलनायक बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है। माँ जो होती है उसमें कैरेक्टर वो ममता की प्रतीक होती हैं। तो ये सब भावनाओं को सजीव प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, इस तरह की कहानियों को एलेग्री कहते हैं।
आई होप कि चीजें आपको एकदम आसानी से याद होती जा रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 131 क्या करने का था भैया, एक सेंटेंस दे दिया है और कहता उस सेंटेंस को सही तरीके से नीचे लिखा गया है। अब कौन वाला सही है, तो ये वाला सेंटेंस पहले भी सेट में आ चुका है। टू प्रिवेंट हेड कोल्ड्स, सिर में ठंडा मार देता है ना, उससे बचने के लिए यूज ए नेबुलाइजर, नेबुलाइजर का यूज करो। तो नेबुलाइजर होता क्या, पहले ही समझो। नेबुलाइजर एक मशीन होता है जिसमें दवाई डाला जाता है। नेबुलाइजर जब ऑन करते हैं तो दवाई स्प्रे बन करके हमारे नाक में चला जाता है। तो स्प्रे नहीं गिरता है, वो ड्रग्सवा गिरता है नाक में, तो ये गलती ना है। तो देखो किस में सही होगा, जाके एक को पढ़ो, सबको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये वाला। To prevent head colds, use a nebulizer to spray into your nose until the drug drops into your throat. ये जो है यहां पर until it drops, it का मतलब कौन सी गिर जाएगा, नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर आपके थ्रोट में कैसे गिरेगा, गिरना तो दवाई को ना है जी, तो until the drug drops ना होना चाहिए, तो सही आंसर ए हो गया। तो बड़ा दिमाग वाला ही वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा, ये इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है। आइए 32 नंबर, दे टेक देयर चिल्ड्रेन फॉर ए ड्राइव इन द चार्मिंग कंट्री साइड अराउंड बंगलोर ऑलवेज। देखिए ऑलवेज कहां होना चाहिए, मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। हमेशा ऑलवेज मेन वर्ब के पहले रहता है कि नहीं रहता है, तो देखिए कहां पर है, सी में है। दे ऑलवेज टेक देयर चिल्ड्रेन, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका। ठीक है, 133 बढ़िए, द ओल्ड वुमेन गेव हर डॉग बिस्किट्स। देखिए भाई साहब, गिव के बाद अगर समबडी है और समबडी एक से ज्यादा शब्द का है, तब समथिंग को आगे ले आइए। द ओल्ड वुमेन गेव बिस्किट समथिंग, और तब टू लगा दीजिए और तब समबडी लगा दीजिए। ठीक है, समबडी एक से ज्यादा शब्द का है तो समबडी को पीछे लिख के समथिंग को आगे लिख देंगे, अब बीच में टू प्रीपोजिशन लगा देंगे। मतलब देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे समझाते हैं अच्छा से, कि हम लोग जानते हैं ना गिव समबडी समथिंग होता है, गिव समबडी समथिंग होता है, लेकिन ये समबडी एक से ज्यादा शब्द का रहे तब इसके जगह लिख देना चाहिए गिव समथिंग पहले और तब टू लगा के तब समबडी लिख देना चाहिए। कब, जब समबडी एक से ज्यादा शब्द का रहे तो, या समथिंग के जगह पर इट रह जाए तो भी यही नियम पालन कीजिएगा। गिव इट टू समबडी, समबडी एक शब्द भी रहेगा लेकिन समथिंग के जगह इट रह गया, एवरीथिंग रह गया, दिस थिंग रह गया, तब आपको ये वाला लेके चलना है। बाकी आप कमेंट में पूछते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। चलिए आगे 134, कवर्ड विद ग्रीस द वाटर डिड नॉट। देखिए तो ये पढ़ने ही से नहीं लग रहा है कि कवर्ड विद ग्रीस द वाटर मतलब पानी कवर किया हुआ था ग्रीस से, तो पानी कवर ग्रीस से रहेगा कि स्विमर का बॉडी कवर रहेगा ग्रीस से, बौड़ा गए हो ज्यादा, ऐसे होता है। एकदम अर्थ समझो अच्छे से, तो क्या लिखेंगे, एज ही वॉज कवर्ड, ही मतलब कौन, स्विमर, वॉज कवर्ड विद ग्रीस द वाटर डिड नॉट सीम अनड्यूली कोल्ड टू द स्विमर। देखते नहाने से पहले कड़ुआ तेल लगाते हैं कि नहीं, काहे लगाते हैं ठंडा के दिन में नहाने से पहले कड़ुआ तेल, तो कड़ुआ तेल के वजह से पानी फटाक से बह के शरीर पर से निकल जाएगा, तो टेम्परेचर बॉडी का लेके नहीं निकलेगा, जिससे ठंडा नहीं महसूस होगा। तो उसी तरह से कवर्ड, एज ही वॉज कवर्ड विद ग्रीस, ही मतलब कौन, स्विमर, कवर था ग्रीस से पूरा, मतलब पूरे शरीर पर चिकना पदार्थ लगाया हुआ था, तो वाटर जो है उसको ज्यादा ठंडा महसूस नहीं हुआ। क्लियर है, चलो ए नंबर आंसर हो गया। पढ़ो 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 135, आई सेंट हिम ए लेटर टू रिटर्न द कार बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। बताइए भाई साहब, रिटर्न द कार बाय रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई कार भेजेगा क्या, पगला गए हैं? आई सेंट हिम ए लेटर बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट ना होगा, आई सेंट हिम ए लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, आस्किंग मी टू रिटर्न द कार, ये वाला ना होगा जी। देखिए आई सेंट हिम ए लेटर कैसे भेजे भाई, तो रजिस्टर्ड पोर्ट, और उसमें कहे क्या, उसमें कहा कि रिटर्न कर दो कार मेरा, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये 131 से 35 तक ना नस नाड़ी खोले वाला क्वेश्चन था, जरा होश में रहिएगा नहीं तो एकदम बिगाड़ देगा होश ही वाला सेगमेंट। 136 से आइए, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया है। देखिए तो फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, पास्ट टाइम का बात कर रहा है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट ना होना चाहिए, है? सोचिए तो, देखिए तो आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल एंड सी हैज ऑल्सो सीन, ऐसे होगा, सी हैज ऑल्सो सीन, सी हैज टू, ऑल्सो सीन नहीं लिखे तो सी हैज टू लिखिए। इन वांट ऑफ कोई चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे द रूम इज इन वांट ऑफ पेंटिंग, रूम को पेंटिंग की जरूरत है, लेकिन आदमी को कोई चीज की जरूरत होता है तो नीड्स यूज करते हैं, समझिए इसमें कोई गलती नहीं है। ही वॉज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ही वॉज टू यंग। होप वाला के बाद जो दूसरा क्लाउज आता है तो बीच में दैट को गायब कर दिया जाता है, समझे, आई होप आई शैल गेट ए फर्स्ट क्लास, सीधा सीधा एकदम है। अब आ गए हैं हम लोग
क्लोज टेस्ट में ई वाला मामला थोड़ा सा संभालिए, क्लोज टेस्ट वाला संभाल सकते हैं तो ठीक है। क्लोज टेस्ट तक करा के आज के सॉल्यूशन में छोड़ दिया जाएगा, बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाएंगे, ठीक है। चलिए, ए मैन कैन बी फिजिकली, क्या किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है, तो कैद करने वाला ऑप्शन बी में है, कन्फाइंड। ए मैन कैन बी फिजिकली कन्फाइंड, एक आदमी को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है विद इन स्टोन वॉल्स, पत्थरों की दीवारों के पीछे, एंड आयरन बार्स, लोहे की सलाखों के पीछे। हाँ कि ना बोलिए। हिज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन में दस बी, क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड, उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ना, उसके मूवमेंट को और एक्शन की आजादी को क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है इस तरह से करके, ठीक है। 41 में बी हो गया, 42 में बी हो गया, 43 में डी हो गया। बट हिज माइंड एंड स्पिरिट विल स्टिल रिमेन फ्री, फिर भी उसका दिमाग और आत्मा आजाद रहेगा। आप उसका सोच कैद कर लीजिएगा, है? अरे एक क्रिमिनल को आप जेल में डाल देते हैं, फिर भी वहां से क्राइम का प्लानिंग तो करिए लेता है, क्राइम करे चाहे नहीं, अब बाद में उस प्लानिंग को एक्सिक्यूट कर देगा। तो आप उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ना रेस्ट्रिक्ट कर दिए सलाखों के पीछे डाल के, उसका दिमागवा को थोड़ी रोक दिए कि क्या सोचेगा वो। बोले हम दिमागों को डाल देंगे, डाल दो तो जरा सोच को उसको डाल के दिखाओ सलाखों के पीछे, बोलो कि हम सोच ही नहीं देंगे, कैसे पॉसिबल है, नहीं ना। हिज होप्स, उसी तरह उसके मन में जो अच्छा, यदि किसी आदमी को आप पकड़ के, जैसे गांधी जी को, तो हम क्रिमिनल का बात बोले, अब जरा देखिए गांधी जी को इतना स्वतंत्रता सेनानी लोग को पकड़ पकड़ के अंग्रेज लोग जेल के पीछे डाल दिया था, तो क्या स्वतंत्रता संग्राम रुक गया, नहीं ना रुका। काहे नहीं रुका, क्योंकि उनका शरीर का मूवमेंट आप रोक दिए थे, उनके दिमाग में जो उम्मीद थी, जो आग जल रही थी आजादी के, उसको तो आप नहीं ना रोक पाए। आप समझिए इस बात को अच्छा से, ठीक है। तो कहा जा रहा है स्पिरिट विल स्टिल, है ना, रिमेन फ्री। हिज होप्स एंड एस्पायरेशंस, उसकी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं, है ना, उसकी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं ए नंबर में है। आइडियल्स एंड एम्बिशंस विल स्टिल रिमेन विद हिम, कैसे रहेगा उसके साथ, उसके साथ ही रहेगा, जाहिर सी बात है। नो टायरनी और ऑपरेशन, मतलब कि कोई भी तरह का अत्याचार या कोई भी तरह का क्रूरता कैन प्रिवेंट द लवर ऑफ लिबर्टी, मतलब कोई भी जो आजादी का प्रेमी है, जिसको आजादी से प्रेम है, कोई भी अत्याचार, कोई भी ऑपरेशन, परेशानी उसको रोक नहीं सकता है। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश ओनली इंक्रीज द जील, अब जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, क्या तो एक वो गाना था जी, बड़ा अच्छा सा एक तो गाना था, क्या नाम था वो गाना का, जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। उसी पगला मोहब्बत करने वाला सब आजादी का दीवाना लोग था, देश से मोहब्बत करता था, देश के आजादी से मोहब्बत करता था। जितना उन लोग को सलाखों के पीछे डाला गया, उन लोग का जोश बढ़ता गया ना। द क्रुएल्टी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों का अत्याचार, इंक्रीज द जील, उनके जील को बढ़ा दिया। ओनली इंक्रीज द जील, सिर्फ बढ़ाया ही, कभी घटा नहीं पाया, कि जितना भी अत्याचार वो लोग किया, इससे इन लोगों का जील माने उत्साह बढ़ता गया। एंड क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, और जील और डिटर्मिनेशन को बढ़ा दिया। मतलब जितना वो लोग दबाया अंग्रेज लोग स्वतंत्रता सेनानी को, उतना ही लोग का जोश और उत्साह बढ़ते गया कि बेटा तुम दबा के देखो, तुम्हारा औकात नहीं है ना। और क्या हुआ फिर आगे, नो प्रिजन नो ऑपरेशन कैन एवर एक्सटिंग्विश द इनविंसिबल स्पिरिट ऑफ मैन, इसीलिए कोई भी कैद, कोई भी अत्याचार, किसी भी आदमी के इनविंसिबल स्पिरिट को, अगर उसका आत्मा, उसका जोश हार मानने वाला नहीं है, तो उसको बुझा नहीं सकता है, ठीक है, उसको बुझा नहीं सकता है। तो देखिए कितना मस्त पैसेज था, मतलब ये पैसेज का थीम था कि आप आदमी को उठा के डाल दीजिए, पत्थरों की दीवार के पीछे चुनवा दीजिए, उसको लोहे के सलाखों के पीछे कैद कर दीजिए, आप उसका दिमाग, उसका मन, उसका जोश, उसका आत्मा को कैद नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे जितना दम लगा लीजिए। आप उसके शारीरिक मूवमेंट को रोक दीजिएगा, लेकिन उसके मन में जो उम्मीदें हैं, उसके मन में जो उत्साह है, जो आदर्श बातें हैं, जो उसके मन में महत्वाकांक्षाएं हैं, वो फिर भी आजाद रहती हैं,
यही बात स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हुआ। अंग्रेजों का कोई भी अत्याचार, कोई भी ऑपरेशन आजादी के दीवानों को, आजादी के आशिकों को, आजादी के प्रेमियों को रोक नहीं पाया। जितना ज्यादा क्रूएल्टी ब्रिटिशों ने किया, इससे भी उनके उत्साह और डिटर्मिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रीडम फाइटर्स को कोई नहीं रोक सकता है, और न ही जो भी लोग अपने आत्मा को आजाद रखते हैं, अपनी आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त रखते हैं, उनके शरीर को कोई कैद भी कर ले, उनके आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। क्या मस्त पैसेज था। ठीक है, अब बाकी आगे आपकी मर्जी है। लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, शेयर कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।